हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ शिवानी मौर्य। एंड इस वीडियो में हम एम एफ एन 006 का पार्ट 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 2 पार्ट और कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनको भी देख लेना। मैंने उसमें काफ़ी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको शेयर किया है उन वीडियोस में। सो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, दैट इज़ आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल एंड मोर स्पेसिफिकली माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होती है इसमें। एंड ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है एंड इट इज़ वेरी मेजर public health nutritional problem that is seen mostly in women and kids चिल्ड्रंस। ठीक है, सो इसमें हम देखेंगे कि क्या होता है ये। एंड एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए मैं बता दूं, इसका शॉर्ट नोट आता है अक्सर 3 या फिर 5 मार्क का। 3 तो मैंने कम ही बोल दिया, 5 या 7 मार्क का इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आता है। या नहीं तो कभी कभार डेफिनेशन क्रिटिनिज्म की या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं 2 मार्क में, 5 मार्क में। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। सो आयोडीन डिफिशियंसी, आयोडीन इज़ बेसिकली असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। सो असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट which is required for normal mental and physical growth of development. So iodine एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो बॉडी के नॉर्मल मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो जो आयोडीन, दैट इज़ आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर है ना, ये एक स्पेक्ट्रम डिसेबिलिटी है। स्पेक्ट्रम डिसेबिलिटी बोलने का मतलब क्या है कि फीटल लाइफ से लेकर अडल्टहुड तक ये ड्यू टू इनएडुकेट डाइटरी इनटेक ऑफ आयोडीन की वजह से होता है। सो इट अफेक्ट्स अ वेरी लॉन्ग स्पैन ऑफ लाइफ टाइम, दैट इज़ वाई इसको स्पेक्ट्रम डिसेबिलिटी भी बोला जाता है। अगर अडल्ट्स में आयोडीन की डिफिशियंसी होती है तो उससे कौन सा डिजीज़ होता है, उसको बोलते हैं गॉइटर। आपने कभी ऐसा बचपन में साइंस की बुक्स में पढ़ा होगा या फिर देखा भी होगा कि कुछ लोगों को ना इसको हिंदी में घेंगा बोलते हैं। तो गला ना स्वेल हो जाता है, जो नेक होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इसी को बोलते हैं गॉइटर। अब ये स्वेलिंग क्यों होती है वो सुनो। सो बेसिकली थायराइड क्या होता है, जो ये हमारे विंड पाइप होती है ना, आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा शायद इसको। तो ये जो विंड पाइप होता है ना, यहीं पर एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं थायराइड। ये ना बटरफ्लाई की तरह या फिर एच शेप की तरह दिखता है। सो ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, इसका इनलार्जमेंट हो जाता है इस पर्टिकुलर डिफिशियंसी डिजीज़ में, एंड इट इज़ ड्यू टू द आयोडीन डिफिशियंसी। सो आयोडीन की कमी हुई, थायराइड का इनलार्जमेंट हुआ, उसी को बोल दिया गॉइटर। ठीक है, सो थायराइड का बेसिकली काम क्या होता है कि ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, एज यू मस्ट बी नोइंग कि जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, ऑल ग्लैंड सिक्रीट सम हार्मोन्स और XYZ सिक्रीशंस। ठीक है, सो जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करता है, और ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसका काम होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड इवन ये मेटाबॉलिज्म में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो जो ये थायराइड ग्लैंड होता है, इसका जो वेट होता है ना, वो अप्रोक्स 25 ग्राम होता है। लेकिन जब गॉइटर हो जाता है ना, तो इसका वेट बढ़ के 200 to 500 ग्राम्स तक भी हो जाता है। एंड थायराइड के बारे में ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एक ऐसा ग्लैंड है ना जो वक्त के साथ ना छोटा होता है, और ये जितना छोटा होता है ना उतना ही ज़्यादा इसका इम्पैक्ट कम होता है। लेकिन अगर इसका इनलार्जमेंट हो जाए तो भी इट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, सो अगर एज यू कैन सी कि 25 ग्राम से अगर 200 ग्राम्स वो इनलार्ज हो गए तो ऑब्वियसली नेक में स्वेलिंग तो आ ही जाएगी। अब देखते हैं कि इसका प्रेवलेंस किस एज ग्रुप में ये ज़्यादा प्रेवलेंट होता है ये डिज़ीज़। तो अडल्सेंस में, यानी कि जो जिसको हिंदी में किशोर बोलते हैं, किशोरावस्था, उसमें, या फिर जो यंग अडल्ट होते हैं, स्कूल एज चिल्ड्रन होते हैं, और ज़्यादातर फीमेल्स में होता है। इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स देन मेल्स। ठीक है, सेकेंड कंडीशन इज़ क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म के ऊपर का क्वेश्चन आता है अक्सर। सो क्रिटिनिज्म वो कंडीशन होती है जब आयोडीन डिफिशियंसी इन प्रेग्नेंट वुमेन व्हाइल बेबी इज स्टिल इन वूम, या तो जो प्रेग्नेंट मदर है उसके वूम में जब बेबी था तभी आयोडीन की डिफिशियंसी हो गई तो क्रिटिनिज्म होता है। या फिर जो न्यू बॉर्न्स हैं या टॉडलर्स हैं उनके अंदर आयोडीन की डिफिशियंसी हो गई तो उसको क्रिटिनिज्म बोला जाता है। ठीक है, अब इसके मैनिफेस्टेशन बोलने का मतलब है कि अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो गई और उसे क्रिटिनिज्म हो गया तो उसका आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अदर कंडीशंस में। तो एबॉर्शन हो सकता है बेबी का, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़। कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ का मतलब है कि जो बेबी है उसका ब्रेन का डेवलपमेंट सही से नहीं होगा, एंड इंक्रीज्ड पेरीनेटल मोर्टालिटी। पेरीनेटल मोर्टालिटी बोलने का मतलब है कि बेबी की डिलीवरी हुई और उसके बाद मदर की डेथ हो गई। ठीक है, तो ये होता है पेरीनेटल
mortality. Now, major effect of fetal iodine deficiency is endemic cretinism, also known as congenital hypothyroidism. ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली कि जो फीटल कंडीशन में आयोडीन की डिफिशियंसी होती है ना, ये एंडेमिक क्रिटिनिज्म की वजह से होता है. एंडेमिक बोलने का मतलब है, आपने वर्ड सुने होंगे पैंडेमिक, एंडेमिक, और एक और शब्द होता है. ठीक है, सो एंडेमिक बोलने का मतलब है कि क्षेत्रीय परेशानी है. क्षेत्रीय परेशानी बोलने का मतलब है कि जो आयोडीन होता है ना, बेसिकली सॉल्ट सी या फिर जो सी फूड्स होते हैं ना उनमें, या सॉइल के थ्रू फूड प्रोडक्ट्स में आता है. बट कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होने की वजह से वहाँ पर जो उन नेचुरल सॉइल है वहाँ से आयोडीन रिमूव हो गया है. अब अगर वहाँ में कोई भी क्रॉप ग्रो की जाएगी तो वहाँ पर आयोडीन, उन क्रॉप्स में आयोडीन का अमाउंट कम होगा. इसी को बोलते हैं एंडेमिक कंडीशन, कि उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में आयोडीन का जो अमाउंट है वो फूड में कम होगा और आयोडीन की डिफिशियंसी लोगों में देखी जाएगी. तो इसलिए उसको बोलते हैं एंडेमिक. और अगर ये बच्चों में होता है तो इसको बोलते हैं एंडेमिक क्रिटिनिज्म. ठीक है, इसी को कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं. कॉन्जेनाइटल मीन्स समथिंग रिलेटेड विद मेंटल डेवलपमेंट, एंड हाइपोथायरॉयडिज्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो आयोडीन का अमाउंट है वो कम हो गया. हाइपो मीन्स लेस. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू कॉजेज़. क्यों होता है ये आयोडीन? इन्वायरमेंटल डिफिशियंसी हो सकती है, जैसे कि मैंने अभी बताया, जो माउंटेन रीजन्स होते हैं जहाँ पर, वहाँ पर इसका हाईएस्ट प्रेवलेंस होता है बिकॉज वहाँ की सॉइल में ही आयोडीन का अमाउंट कम है. देन लीचिंग ऑफ आयोडीन फ्रॉम सॉइल ड्यू टू फ्लड और हैवी रेनफॉल. हैवी रेनफॉल या फ्लड की वजह से भी सॉइल है उसमें से आयोडीन लीच हो गया है, रिमूव हो गया है बेसिकली. देन सेकेंड इज गोइट्रोजन्स. गोइट्रोजन्स एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑलरेडी फूड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि थायोसाइनेट, फिनॉल्स, डाइसल्फेट, फ्लेवोनॉइड्स. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये फूड में प्रेजेंट होते हैं एंड दे इंटरफेयर विद आयोडीन मेटाबॉलिज्म. आयोडीन का हर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का बॉडी में एक पूरा कंप्लीट मेटाबॉलिज्म होता है. तो अगर वो इंटरफेयर होगा ना, तो जिस वजह से आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाएगी. जैसा कि मैंने आपको शायद पढ़ाया होगा कि बताया होगा, फाइटेट्स और ऑक्सैलेट्स होते हैं जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन पे इंटरफेयर करते हैं. सिमिलरली ये गोइट्रोजन्स जो होते हैं वो आयोडीन के मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर करते हैं. अब देखते हैं कि ऐसे कौन से फूड है जिनमें गोइट्रोजन्स होता है. सो कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ग्राउंडनट, फिंगर मिलेट, मस्टर्ड, ये कुछ ऐसे फूड्स हैं जो गोइट्रोजन्स होते हैं या फिर आयोडीन के मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करते हैं. ठीक है, नाउ प्रिवेंशन. हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे मेजर तो है कि जो नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए, वो है दैट इज़ NIDDCP, नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम. देन आयोडाइज सॉल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन. आपने सुना होगा टाइटन नमक, आयोडाइज नमक, आयोडाइज सॉल्ट सब होता है. आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए. ठीक है, सो बेसिकली कि सरकार ने सोचा कि हम आयोडीन को किसी ऐसे फूड प्रोडक्ट में मिक्स करेंगे जिसमें जो कि हर फैमिली में या हर घर में यूज़ होता हो. ठीक है, तो उसका आंसर मिला उन्हें सॉल्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसके बिना तो कोई भी खाना नहीं बन सकता, चाहे वेज हो नॉन वेज हो. कोई भी इंसान किसी भी स्टेट में रहता हो वो सॉल्ट तो खाएगा ही. तो उन्होंने क्या किया, सॉल्ट में ही आयोडीन को मिक्स कर दिया. दैट इज़ वाई सारे जो सॉल्ट होते हैं वो आयोडाइज सॉल्ट होते हैं. ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप बोलो कि नेचुरल सोर्सेज ऑफ आयोडीन वो सी फूड्स होते हैं, एंड इंडिया में सी फूड्स का प्रेवलेंस इतना ज़्यादा नहीं है, लोग इतना कंज्यूम नहीं करते. दैट इज़ वाई इसको सॉल्ट में मिक्स कर दिया गया. या फिर फोर्टिफिकेशन कर दो कॉमन सॉल्ट का विद आयोडाइज सॉल्ट में होता क्या है कि जो कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, उसका फोर्टिफिकेशन कर दिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ. ठीक है, अब होता क्या है, PFA एक्ट यानी कि जो उसका फोर्टिफिकेशन का एक्ट है, उसमें बोला गया है कि प्रोडक्शन लेवल पर जो आयोडीन का अमाउंट है वो 30 ppm या अबव होना चाहिए और कंजम्पशन लेवल पर वो 15 ppm होना चाहिए. एंड इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर कोई पर्सन एक दिन में 10 ग्राम सॉल्ट भी कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी में 140 माइक्रोग्राम ऑफ आयोडीन अपने आप एंटर हो जाएगा. एंड आपने पढ़ा होगा कि आयोडीन का जो RDA होता है ना, वो 140 होता है. जनरली 140 म्यूजी होता है फॉर ऑल द एज ग्रुप्स. अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तब उस कंडीशन में ये 220 या 280 पहुंच सकता है, बट जनरली ये 140 होता है. तो 140 इसका RDA लिमिट है. एंड 10 ग्राम सॉल्ट कंज्यूम करने से ही
150 ग्राम ऑफ आयोडीन मिल गया। दैट मीन्स कि जो डेली रिक्वायरमेंट थी इस पर्टिकुलर माइक्रोन्यूट्रिएंट की वो फोर्टिफिकेशन के थ्रू मेट हो गई, ठीक है। देन ये तो किया फोर्टिफिकेशन। दूसरा क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम, लोगों को अवेयर करें और बताएं कि उन्हें फोर्टिफाइड सॉल्ट या आयोडाइज सॉल्ट ही खाना चाहिए क्योंकि आयोडीन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। या दूसरा एक यहीं पर गवर्नमेंट ने सोचा कि हम डबल फोर्टिफिकेशन कर देते हैं। डबल फोर्टिफिकेशन में क्या किया जाएगा कि जो सॉल्ट था वो आयोडाइज तो था ही, उसको साथ के साथ आयरन से फोर्टिफाई कर दिया जाए, या दैट मीन्स कि सॉल्ट में आयरन को भी ऐड करते हैं जिससे कि एनीमिया को प्रिवेंट कर सके। बट ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ बिकॉज इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मेथड एंड वी ऑल नो कि इंडिया इज़ अ poor and गरीब country, so it is not feasible for the Indian population. That is why ये method आगे अपनाया नहीं गया, but it is one of them, so I thought I should let you know. Then iodized salt में क्या होता है कि इंजेक्शन फॉर्म टू प्रिवेंट गोइटर एंड क्रिटिनिज्म को प्रिवेंट करने के लिए आयोडाइज इंजेक्शन दिया जाता है। 1 ml के सिंगल डोज से 3 to 5 ईयर का प्रोटेक्शन होता है। दैट मीन्स कि 1 ml में इतना ज़्यादा आयोडीन का अमाउंट होगा कि वो जो पर्सन है उसकी 3 to 5 ईयर्स की आयोडीन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर देगा। बट अगेन इसका ड्रॉबैक ये था कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था और डिफ़िकल्टी थी इन रीचिंग विक्टिम्स। दैट इज़ वाई इसको आगे तक नहीं किया गया। इट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको NIDDCP ये बेसिकली एक गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि स्टेट टू न्यूट्रिशनल प्रोग्राम टू प्रिवेंट न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स और पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, तो उसमें आप इसको लिख सकते हो। वहाँ पर इसका 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है, आप ये लिख सकते हो। साथ में कोई दूसरा प्रोग्राम अभी मैं बता भी दूँगी, बट ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो आयोडीन की डिफिशियंसी को प्रिवेंट करने के लिए। सो इसमें क्या क्या था कि जो आयोडीन की डिफिशियंसी है जो अक्सर अडल्ट्स में होती है तो गोइटर होता है, फीमेल्स में होती है तो प्रीटर्म डिलीवरी, अबॉर्शन और स्टिल बर्थ्स होते हैं। सो क्या किया गया था कि इस प्रोग्राम में ऐसी स्ट्रैटेजीज लाई गई कि डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन को फुलफ़िल करने के लिए उन्हें फोर्टिफाइड और आयोडाइज सॉल्ट खिलाया जाए। ये था पूरा प्रोग्राम, ठीक है। एंड इससे थोड़ी देर पहले जो मैंने पूरा कैलकुलेशन डिस्कस किया था आपसे, ये सारा वो सब इस IDDCP का ही प्रोग्राम था, पार्ट था, सॉरी। देन एक और प्रोग्राम था, इट वॉज इन 1962, इट इज़ NGCP इज़ नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल गोइटर प्रोग्राम किस लिए किया गया था? टू रिड्यूस द गोइटर प्रेवलेंस एंड सप्लाई ऑफ आयोडाइज सॉल्ट कराई जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आयोडाइज सॉल्ट कंज्यूम करें और उनके अंदर गोइटर जैसी प्रॉब्लम ना देखने को मिले। देन 1986 में रीस्ट्रक्चरिंग किया गया इस प्रोग्राम का। देन 1992 में यूनिवर्सल सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया सक्सेसफुल हुआ, फोर्टिफाइड सॉल्ट दैट मीन्स। देन NIDDCP ये जो प्रोग्राम था ये 2006 में आया था। इसके गोल्स क्या थे कि पहले तो सर्वे के थ्रू आइडेंटिफाई करना कि IDD का मैग्नीट्यूड क्या है, यानी कि वो कौन से लोग हैं एक्चुअली में जिन्हें आयोडीन डिफिशियंसी हो रहा है। देन दूसरा सप्लाई ऑफ आयोडाइज सॉल्ट। देन रीसर्वे आफ्टर एवरी 5 ईयर टू एक्सेस द IDD एंड इम्पैक्ट्स ऑफ आयोडाइज सॉल्ट। यानी कि इसमें क्या किया गया कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया, एक बार सप्लाई दे दिया, बट यू नीड टू रीवैल्यूएट इट ना, तो इसलिए हर 5 साल पे दोबारा सर्वे करेंगे और बताएंगे, ये पता लगाएंगे कि कहाँ पर IDD के इम्पैक्ट्स ज़्यादा हैं और जो आयोडाइज सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट किया उसका क्या फीडबैक आया। देन लैब मॉनिटरिंग ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एंड यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन के लैब मॉनिटरिंग। देन हेल्थ एजुकेशन एंड पब्लिसिटी ऑफ द प्रोग्राम। कोई भी जब प्रोग्राम आता है गवर्नमेंट के थ्रू तो उसका सबसे मेजर एजेंडा या मेजर चैलेंज आप बोल सकते हो ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में बताना, क्योंकि गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स या प्रोग्राम्स या स्ट्रैटेजीज बना तो देते हैं बट लोगों को पता नहीं होता और वो सर्विसेज अवेल नहीं कर पाते। दैट इज़ वाई ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है गवर्नमेंट के लिए कि जो प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किए हैं वो उसको अच्छे से उसका मार्केटिंग करें और पब्लिक को बताएं। सो दैट्स ऑल। सो आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से प्रिपेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।